पिछले वीक मैंने काफी कंपनीज स्टडी की, लेकिन मजा उसी कंपनीज में आता है जहां पे ताबड़तोड़ ग्रोथ हो। तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आज मेरे सामने आई। कंपनी की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है जो कि मेन बोर्ड में लिस्ट हुई है। साथ ही साथ पास्ट परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है। FY26 के लिए मैनेजमेंट मोर देन 50% की ग्रोथ, साथ ही साथ 100% का पैड ग्रोथ का भी गाइडेंस दे रही है। तो आखिर कौन सी कंपनी है, चलिए डिस्कस करें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेनोरस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में, और आज इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये पार्टिकुलर जो फार्मा कंपनी है इसमें आखिर क्या इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की, तो किस तरीके से ये ग्रोथ कर रहे हैं सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा चार्ट पे एक नजर देख लेते हैं। तो ये कंपनी का IPO दिसंबर में आया था, 557 पे लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पे बात करें जस्ट IPO के बाद ये 13 जनवरी को 444 रुपए का लो लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुई, लेकिन अभी दोबारा से सेम लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि IPO के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि IPO में जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उसी के आसपास हमें मिल रहा है। अगर हम सेनोरस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी आपकी BSE साथ ही साथ NSE दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप 2626 करोड़ रुपीस की स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी थोड़ा सा हाई दिख रहा है, 45 का है, लेकिन कितनी ग्रोथ है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक भी हाई है या फिर अंडर वैल्यूड है। ROC की बात करें तो काफी पुअर दिख रहा है, सिर्फ 11% का दिख रहा है। तो अभी आगे वीडियो में ये भी समझेंगे कि ROE और ROC इतना पुअर क्यों दिख रहा है और आने वाले समय में क्या ROC इनका हो सकता है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 570 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। इसने 665 रुपए का हाई लगाया है। साथ ही साथ इसके लो की बात करें तो 435 रुपए का ये लो लगा चुका है। अगर सेनोरस फार्मा के बिजनेस की बात करें तो ये जेनरिक प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ इनका रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट में काफी अच्छा बिजनेस है। तो यहाँ पे 100% इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कोई भी डोमेस्टिक में बिजनेस नहीं है। इसी के साथ इनका USA में जो बिजनेस है उसके लिए USA में ही इनका प्लांट है, तो इंडिया से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। तो अगर USA कल को टैरिफ भी लगा देता है तो इनके बिजनेस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी के साथ अहमदाबाद में भी इनका प्लांट है जहाँ से ये इमर्जिंग मार्केट को कैटर करते हैं। करंट टाइम में इनकी मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो 43 कंट्रीज में इनका बिजनेस हो रहा है। अगर रेगुलेटेड मार्केट की बात करें तो FY24 में 68% का कंट्रीब्यूशन रहा है और इमर्जिंग मार्केट से 21% का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि रेगुलेटेड मार्केट से 70% और इमर्जिंग मार्केट से 30% का बिजनेस आएगा। तो यहाँ पे साथ ही साथ 30 से 35% बिजनेस सीडीमो से भी आने वाला है। तो दोस्तों ये तो रहा इनके बिजनेस के बारे में। अभी इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट है, किस तरीके से ये ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इनके नंबर्स को स्टडी कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मार्च 25 में देख सकते हैं कि 114 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, जो कि मार्च 24 में 102 करोड़ रुपीस का था। इसी के साथ दिसंबर 24 की बात करें तो 103 करोड़ रुपीस का था, जो कि दिसंबर 23 में 79 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा दिख रहा है, मार्च 24 में 22% का, दिसंबर 24 में 25% का। हालांकि मार्च 25 की बात करें तो थोड़ा सा डिप हुआ है, 17% का दिख रहा है। इसी के साथ डिप्रेशिएशन भी देख सकते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 करोड़ रुपीस का हो जाता है। एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे एक नजर डाले तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि FY23 में सिर्फ 35 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, FY24 में 215 करोड़ रुपीस का और FY25 में 398 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। यहीं पे नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 8 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 33 करोड़ रुपीस हुआ और FY25 में 58 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बाउंस बैक हुआ है, FY24 में 19% का था, अभी FY25 में 23% का काफी अच्छा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है। हालांकि इंटरेस्ट का लेवल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 9 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 22 करोड़ रुपीस हो गया है। डिप्रेशिएशन भी 10 करोड़ से बढ़ करके 17 करोड़ रुपीस का हो गया है। लेकिन अभी देखेंगे कि कितना डेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट पे एक नजर डाले तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल बढ़ा है, जो कि इन्होंने IPO के दौरान फंडिंग रेस की थी, और इक्विटी कैपिटल और रिजर्व ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीस का हो जाता है, जहाँ पे 315 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है और ये भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ के लिए यहाँ पे लगातार ये फंडिंग रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ डेट भी ले रहे हैं। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि FY24 में 235 करोड़ रुपीस का था, अभी 429 करोड़ रुपीस का फिक्स्ड एसेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अदर एसेट्स पे एक नजर डाले तो इन्वेंट्रीज देख सकते हैं कि 37 करोड़ से बढ़कर के 57 करोड़ रुपीस क्या हुआ है। कोई मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि बिजनेस में भी ग्रोथ है, ट्रेड
रिसीवेबल 112 से बढ़कर के 124 करोड़ रुपीस का हुआ है। कंपनी 386 करोड़ रुपीस का अच्छा कैश भी होल्ड कर रही है। कैश फ्लो पे एक नजर डाले तो ये लगातार बिजनेस से नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी बिजनेस में अभी कोई भी कैश नहीं जनरेट हो रहा। इसी के साथ ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट भी 429 करोड़ रुपीस का किया है, तो इसके लिए एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। रेशियोज पे एक नजर डाले तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा बढ़ गया है, 181 दिनों से बढ़कर के 220 दिनों का हो गया है। आरओसी की बात कर रहे हैं तो ये पिछली साल 12% का था, FY25 में भी 11% का रिपोर्ट किया है, जो कि थोड़ा सा पुअर दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने जिस हिसाब से गाइडेंस दिया है इस हिसाब से आरओसी इंप्रूव हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। एफआईज की भी होल्डिंग सेम लेवल पे मेंटेन है। डीआईज की होल्डिंग थोड़ा सा कम हुई है। नेट में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग तो डाउन हो रही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दिसंबर में जब इनका आईपीओ था इनके पास 49,518 इन्वेस्टर्स थे, लेकिन अभी इन्वेस्टर घट करके 37,653 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर घट रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, काफी अच्छा लगा। हालांकि बिजनेस में इतनी जबरदस्त ग्रोथ है, इसके लिए ये लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैश फ्लो निगेटिव दिख रहा है, बट ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अगर बिजनेस में इतनी ग्रोथ होती है तो बिजनेस को चलाने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैश फ्लो नो डाउट निगेटिव ही रहेगा। तो अब आगे इस वीडियो में मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करेंगे, ताकि हम समझ पाए कि ये इतनी जो जबरदस्त मल्टीफोल्ड ग्रोथ रिपोर्ट किया है पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में, क्या इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी और गोइंग फॉरवर्ड इनका प्रॉफिटेबिलिटी साथ ही साथ रेवेन्यू क्या हो सकता है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो अगर इनके FY25 के रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 410 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है और 91% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर रेगुलेटेड मार्केट से रेवेन्यू की बात करें तो 245 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, जहां पे 69% की ग्रोथ, और इमर्जिंग मार्केट में 121 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और यहाँ पे 1704% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट में भी काफी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। इबिटा मार्जिन हमने देखा कि FY24 में थोड़ा सा डीप हुआ था, लेकिन 102 करोड़ जहाँ पे 145% की वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिले। यहाँ पे 25% का EBITDA मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है, और वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट की बात करें तो 540 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर Q4 में रेगुलेटेड मार्केट के रेवेन्यू की बात करें तो 64 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है, और वहीं पे इमर्जिंग मार्केट से 37 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया हुआ है। अगर इनकी ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो FY26 के लिए इन्होंने 31 ANDAs जो है रेगुलेटेड मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनाया। इसी के साथ CDMO CMO काफी अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि FY26 में ओवरऑल टॉप लाइन का 35 से 40% CDMO से आएगा, और यहाँ पे 23 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो ये इनके FY26 के लिए न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन है। अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन की बात करें तो इनकी 2 लाइन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 2 और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जल्दी कमर्शियलाइज हो जाएंगी। यहीं पे CDMO और CMO में काफी अच्छा इनको ट्रैक्शन देखने को मिला है। अभी तक इनके पास 22 प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो चुके हैं, 69 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है। तो आप समझिए कि CDMO से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में आएगी। अगर इनके फोकस एरिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ नीच प्रोडक्ट हैं जो जेनरिक कैटेगरी के हैं, उसी पे ये फोकस कर रहे हैं। खास करके USA में जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं, जहाँ पे ये स्टेब्लिश NDAs होते हैं उसको ये परचेस कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट बास्केट बढ़ा रहे हैं। ये खुद का R&D नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से ग्रोथ कर पा रहे हैं। अगर इनके NDAs की बात करें तो करंट टाइम इनके पास टोटल 61 NDAs है, और रिसेंटली डॉक्टर रेड्डी से इन्होंने 14 NDAs एक्वायर किए और एक NDA ब्रेकन रीच से भी एक्वायर किया है। तो ये समझिए कि यहाँ पे NDAs को ये दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक्वायर कर रहे हैं। इससे इनको टाइम भी कम लग रहा है और इनका प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी काफी फास्ट हो रहा है। हालांकि कितना एग्जैक्ट अमाउंट इस NDAs को एक्वायर करने के लिए पे किया इसका कोई भी डिस्क्लोज नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बताया कि ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कि आने वाले समय में इनको ग्रोथ दिलाने के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये काफी यूनिक चीज मुझे देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज जो NDA डायरेक्टली दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से परचेस कर रही है और इनऑर्गेनिकली ये ग्रो कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्विजिशन के लिए, तो यहाँ पे इसी वजह से इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पड़ रही है। लेकिन अगर ये सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। तो अभी सेनोरेस फार्मा के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन है, साथ ही साथ हमें एक कम्युनिटी भी बनाए है। ये कम्युनिटी आपको टेलीग्राम में और साथ ही साथ व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसडेल जो है हमने बहुत पहले से रिकमेंड किया हुआ है, और चार्ट पे हमने देख करके बताया कि ये शेयर ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाला है।
और शेयर प्राइस देख सकते हैं कि आज 8% अप था और यहाँ पे शेयर नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आपको कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए कोई अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिल्वर या गोल्ड कोई भी प्लान सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको रिकमेंडेशन साथ ही साथ ये कम्युनिटी का पार्ट बनने का भी मौका मिलेगा, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बैक टू सेनोरेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अगर इनके एनडीएस की बात करें तो 22 एनडीएस इनके कमर्शियलाइज हो गए हैं। अगर इनके थेरापेटिक सेगमेंट की बात करें तो सीएनसी है, कार्डियक है, एंटी फंगल है और भी दूसरे सेगमेंट है जिसमें ये एनडीएस कमर्शियलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका यूएस में जो प्लांट है ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, जिसकी वजह से अगर टैरिफ भी लगती है तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएसए जो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पे लगाएगा जहां पे अगर कोई कंट्री यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो अगर कोई यूएसए में जाकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे तो वहां पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगी। अगर इनकी इमर्जिंग मार्केट स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे FY25 में 48 प्रोडक्ट इन्होंने रजिस्टर किया और टोटल रजिस्टर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो 285 प्रोडक्ट हो गए हैं। इसी के साथ मैनेजमेंट ने टारगेट दिया कि FY27 तक 650 प्रोडक्ट ये रजिस्टर करेंगे। साथ ही साथ इस क्वार्टर भी इन्होंने 9 प्रोडक्ट की फाइलिंग की है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि इनऑर्गेनिक एक्विजिशन तो कर रहे हैं लेकिन स्टडी एक्सपेंशन साथ ही साथ मार्जिन एनहांसमेंट पे भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने इंडिया में एक कंपनी एक्वायर की थी, तो वहाँ पे जो बताया कि पैट जो है निगेटिव में था, लेकिन FY26 में थोड़ा सा इबिटा मार्जिन पॉजिटिव हो गया। 7% का इबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया, जो कि आने वाले 2 सालों में 15 से 16% का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैनेजमेंट ने FY26 के लिए जो टारगेट दिए हैं, टॉप लाइन में 50% की ग्रोथ और साथ ही साथ पैट में 100% की ग्रोथ का इन्होंने टारगेट दिया है। तो अगर आप देखोगे FY25 में ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, तो 600 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू टारगेट दे रहे हैं। लेकिन 3 महीने का एक मैनेजमेंट का इंटरव्यू था जो कि कॉन कॉल होने से पहले का है, कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने 700 करोड़ रुपीस का भी टारगेट दिया था, लेकिन यहाँ पे कॉन कॉल में इन्होंने 50% प्लस का टारगेट दिया है। कह सकते हैं कि 600 से 700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ये FY26 में ही अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन का भी टारगेट दिया, यहाँ पे 100%, यानी जो अभी 58 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिख रहा है वो आने वाले समय में 116 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिख सकता है, ऐसा मैनेजमेंट ने कमेंट्री की। इसी के साथ रेवेन्यू मिक्स का भी गाइडेंस दिया कि रेगुलेटेड मार्केट से 70% का रेवेन्यू और इमर्जिंग मार्केट से 30% का रेवेन्यू आएगा। एबिटा मार्जिन भी बताया कि 25 से 26% का ये सस्टेनेबल है और यहाँ पे भी फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर कुछ नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि सितंबर अक्टूबर में कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो भी अप्रूव हो जाएंगे, तो सेकंड हाफ में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर इनके सेगमेंट ब्रेकडाउन की बात करें तो सीडीएमओ से आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मल्टीपल नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं। 22 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो चुके हैं, 69 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में बताया कि FY26 में 35 से 40% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सीडीएमओ और सीएमओ स्पेस से हो सकता है। कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जैसे क्रिटिकल केयर एपीआईज है, तो यहाँ से लेस देन 10% का ओवरऑल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन एपीआईज का भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैप्टिव पर्पस के लिए कोई भी सेलिंग का ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमली ये अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक और चीज है जो कि डिस्कस करना जरूरी है कि रेमस फार्मास्यूटिकल जो कि एक एसएमई कंपनी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेमस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि एसएमई बेस्ड कंपनी है, मार्केट कैप 1141 करोड़ रुपीस की है। तो ये कंपनी सेम प्रमोटर ग्रुप की है। तो एक जो सवाल होता है कि अगर इनके पास दूसरी एसएमई कंपनीज है तो आखिर 2 कंपनीज बनाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि दोनों का बिजनेस टोटली डिफरेंट है, तो कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेमस जो है मेनली ये डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का बिजनेस करती है। हालांकि सेनोस फार्मासिस्ट का भी 3% का बिजनेस रेमस से आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पे सेनोस फार्मास्यूटिकल की बात करें तो ये मेनली रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट में बिजनेस करते हैं और मेनली इनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो कोई भी इनका ओवरलैप नहीं है। अगर इनके कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो FY26 के लिए इन्होंने 250 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। साथ ही साथ ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, सीडीएमओ को अपना स्केल कर रहे हैं, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के की टेकअवेज की बात करें तो अभी तक हमने देखा कि इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा। हालांकि इसमें इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करें, इसीलिए एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी पड़ रही है। इन्होंने आईपीओ के दौरान फंडिंग भी रेस की, साथ ही साथ डेट भी ले रहे हैं। अगर इनके ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो इन्होंने रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट पे फोकस किया है। साथ ही साथ यूएसए में इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी है जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सीडीएमओ स्पेस में भी इनका अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ये इनऑर्गेनिकली एनडीएस एक्वायर कर रहे हैं ताकि अपना प्रोडक्ट
अपना पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा सके, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है। हालांकि ये बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए इनऑर्गेनिक रूट को अपना रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है कि अगर ये कोई जल्दबाजी में गलत एक्विजिशन कर ले तो वहां पे हो सकता है कि नुकसान भी झेलना पड़े। बट अभी के लिए ये बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। साथ ही साथ ये भी कॉन्फिडेंस है कि FY26 के लिए ये 50% मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ 100% का पैड मार्जिन का भी ग्रोथ गाइडेंस दिया है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो स्टॉक भी देख सकते हैं 45 का। अगर आने वाले 1 सालों में इनका प्रॉफिट डबल हो जाता है तो स्टॉक भी अपना 25 का दिखने लगेगा। इसी के साथ ROC और ROE जो पुअर दिख रहा है इसमें भी इंप्रूवमेंट दिखेगी। और शेयर प्राइस की बात करें तो IPO के दौरान जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों शेयर तो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। साथ ही साथ ये काफी एग्रेसिवली ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर जो की एक हाई ग्रोथ कंपनी जो की ताबड़तोड़ ग्रोथ करे तो ये कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। दोस्तों ये कंपनी तो पर्सनली मुझे भी काफी अच्छी लगी। हालांकि ये इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करें तो काफी अच्छी ग्रोथ ये रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, मैंने अभी तक इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, न ही क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। लेकिन ये कंपनी अच्छी है, मैं इसको वॉच लिस्ट में लगा के ट्रैक जरूर करूंगा। और अगर पोर्टफोलियो को स्टॉक को एग्जिट करें तो इसको कंसिडर भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस कंपनी पे फर्दर रिसर्च करें, अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। बाकी ये कंपनी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की स्टॉक मैं रेगुलरली डिस्कस करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।